5 ग्राम से ज़्यादा जो है आपको कॉमन सॉल्ट अपनी डाइट में नहीं लेना है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बहुत खतरनाक है, ये सीधे ब्रेन हेमरेज कर सकती है, हार्ट अटैक कर सकती है, हार्ट फेल कर सकती है। तो ब्लड प्रेशर दोनों ही चीज़ों से सही होता है। ये नहीं आप सिर्फ दवा खाएं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करें तो भी आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। खाना और ढेर सारा टेंशन, यही है हाई बीपी का इनविटेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डियर डॉक्टर, जहां टेंशन नहीं सिर्फ सॉल्यूशन मिलता है, वो भी सीधे एक्सपर्ट से। तो आज हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, जो बताएंगे हाइपरटेंशन से जुड़े वो राज जो हम सब के लिए जानने बहुत जरूरी है। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि बीपी की टेंशन अब होगी कम सिर्फ डियर डॉक्टर में। डॉक्टर साहब, आज हम लोग हाइपरटेंशन पे क्योंकि बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल जो है वो यही है कि हाइपरटेंशन एक्चुअली जो इस वर्ड को लोग टेंशन से सिर्फ जोड़ के चलते हैं, तो ये हाइपरटेंशन क्या है एक्चुअली, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। जी, हाइपरटेंशन है, ये बेसिकली एक मेडिकल टर्म है। हाइपर मीन्स होता है मेडिकल में कि ज़्यादा, और टेंशन मीन टेंशन। तो इस टेंशन का मतलब दिमागी टेंशन से तो बिल्कुल नहीं है। इसका बेसिकली मतलब है जो हमारे ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हैं। जब हमारा हार्ट शरीर में ब्लड के लिए पंप करता है तो एक उचित प्रेशर पे इसको पंप करता है, जिससे कि पूरा ब्लड जो है शरीर के हर अंग में जो है, चाहे वो हृदय के पास हो चाहे वो दूर हो, एक उचित प्रेशर के साथ प्रवाहित जो है वो हो सके। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारी बॉडी में 120/80 होता है। 120 जो है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, जिसको कि हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर हम कहते हैं। तो नॉर्मली इस अवस्था में या इस मात्रा में जो है प्रेशर के साथ ब्लड को हमारे शरीर में प्रवाहित होना चाहिए। अगर ये प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाता है तो शरीर की जो धमनियाँ होती हैं उसमें ब्लड के प्रेशर का दबाव बढ़ जाता है। उसी को हम मुख्यतः हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के रूप में जानते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये टेंशन से तो कनेक्टेड है ही, कि टेंशन हुई तो इधर हमारा हाइपर होना तय है, और अगर हम हाइपर हुए तो हमारा बीपी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इस मामले में मैं कहूँगा कि ये काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि अगर हम मेंटल स्ट्रेस लेते हैं या टेंशन लेते हैं तो हमारा बॉडी में 2 तरीके के सिस्टम्स होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एडवर्स कंडीशंस में एक्टिव होता है, कि अगर हमें कोई मेंटल स्ट्रेस हो रही है या कोई जो है एडवर्स सिचुएशन या कंडीशन आ गई, जैसे कि कहीं घर में आग लग गई है, कोई दुखद इंसिडेंस हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने के साथ जो है हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है, हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो स्ट्रेस से डायरेक्टली रिलेशन है, और ओवर स्ट्रेस या अनावश्यक स्ट्रेस लेना ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसलिए जब भी मैं किसी टॉक में जाता हूं तो ये जरूर मैं लोगों के लिए सलाह देता हूं, आम जनमानस के लिए, कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचना है और उससे दूर रहना है तो अपने अंदर जो मेंटल स्ट्रेस का लेवल है या मानसिक तनाव का स्तर है उसके लिए जरूर कम करें। चाहे वो किसी माध्यम से आप कम करें, चाहे वो मेडिटेशन के माध्यम से कम करें, योगा के माध्यम से कम करें, अपने दिमाग को रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होती हैं डिफरेंट टाइप की उसमें एंगेज करें, या फिर आप प्रॉपर स्लीप लें। जो आजकल देखा गया है कि बहुत से लोग सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद लेते हैं, तो वो बिल्कुल किसी भी तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि उससे भी इनडायरेक्टली रूप से जो है मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। तो मेंटल स्ट्रेस अगर हम कम रखेंगे, दिमागी तनाव कम रखेंगे, तो ये जरूर बिल्कुल सही बात है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और एटलीस्ट ये बढ़ेगा नहीं। और अगर टेंशन की बात है डॉक्टर साहब, तो अगर आज के समय में देखें तो टेंशन यूथ्स को भी है, यंगस्टर्स को भी है, बुजुर्गों को भी है, और इवन देखें तो बच्चों को भी है, क्योंकि पढ़ाई का इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। तो फिर अगर मान के चलें तो ये हाइपरटेंशन जैसी चीज़ क्या अब बच्चों से लेकर भी शुरुआत इसकी हो सकती है? हाँ, ये जो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जो स्ट्रेस का लेवल है आजकल के युवा में या बच्चों में, अब क्या है कि हम लोग जो है कम समय में बहुत ज़्यादा पाने की चाहत रखते हैं, और पूरा समाज जो एक तरीके से कम्पिटिटिव हो गया है, प्रतिस्पर्धी हो गया है, कि ये माना जा रहा है कि अगर आप प्रतिस्पर्धी नहीं हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते और समाज में एक उचित स्थान नहीं पा सकते। तो प्रतिस्पर्धा का दौर कहूँगा मैं इसको। तो प्रतिस्पर्धा का दौर जो है वो तनाव का दौर भी होता है। तो एक लिमिटेड लेवल का या एक एवरेज लेवल का स्ट्रेस आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव अगर आप किसी चीज़ का लेते हैं तो वो डेफिनेटली आपके शरीर के लिए
लिए हानिकारक है। तो युवाओं को या बच्चों के खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनके माता पिताओं को मेरी सलाह है कि अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना दें पढ़ाई लिखाई का। उसको एक उचित डायरेक्शन आप जरूर दीजिए, उसके डिसिप्लिन लाइफ को प्रमोट करिए, लेकिन उस पर अनावश्यक जो नंबरों की दौड़ में भागने वाली बात है वो ना करिए, उसको अनावश्यक दबाव ना दीजिए। ठीक इसी तरीके से युवा वर्ग, उसको मेरी सलाह है कि आप आगे बढ़ें, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लें, क्योंकि वो आपकी बढ़ोतरी के लिए, प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन इतना ज़्यादा तनाव ना लें कि वो आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाले, आपको ब्लड प्रेशर का मरीज बनाए, आपको शुगर का मरीज बनाए, आपको डिप्रेशन का मरीज बनाए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं तो ये जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं आपको बहुत जल्दी अवस्था में हो जाएंगी, और आपका शरीर जो है इन सब रोगों से, हृदय रोगों से और ब्लड प्रेशर के रोगों से, शुगर के रोगों से, इनसे ग्रसित हो जाएगा, और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ ये मान के चलें कि हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो हमारी लाइफ में और कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हाइपरटेंशन की वजह से हमें फेस करनी पड़ सकती है? देखिए, हाइपरटेंशन को वैसे तो इनिशियली हम लोग साइलेंट किलर्स कहते हैं, कि ये एक तरीके से साइलेंट किलर होता है कि शरीर में चला जाता है लेकिन काफ़ी समय तक हमको ये पता ही नहीं चलता है कि हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। तो ये हमको तभी पता चलता है जबकि ऑलरेडी इसके कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो शुरुआती अवस्था में ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है, लक्षण रहित होता है। किसी को भी ब्लड प्रेशर है तो उसमें शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं आएगा, लेकिन अगर ये लंबे समय तक हाइपरटेंशन की रीडिंग्स या ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हाई रेंज में रहती हैं तो ये हृदय पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। मरीज को हार्ट अटैक होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं, हार्ट फेल्योर की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है उसमें ज़्यादा प्रेशर की वजह से, ब्लड बहने की वजह से स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज है या ब्रेन स्ट्रोक है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही जो हाथ पैर की नसें हैं उसमें पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, जिसको हम बोलते हैं कि हाथ पैर में धमनियों में ब्लॉकेज आ जाता है और घाव बन जाते हैं हाथ पैरों में, चलने फिरने में हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। इसके अतिरिक्त जो गुर्दे की नस में जो है रीनल किडनी है उसकी नसों में प्रेशर बढ़ने की वजह से जो क्रॉनिक किडनी डिजीज या रीनल फेल्योर या गुर्दा खराब होने की शिकायत है वो बहुत कॉमन बात है। ये देखा गया है कि 50% से ज़्यादा मरीज जो गुर्दा फेल्योर के या रीनल फेल्योर के मरीज हैं उनको जो है हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अत्यधिक रेंज में रहता है। तो हाइपरटेंशन ज़्यादातर केसेस में हमें तभी पता चलता है जब ये कॉम्प्लिकेट हो गया होता है। और मेरी एज अ चिकित्सक आप सब लोग को, एज अ हृदय रोग विशेषज्ञ आम जनमानस को सलाह है कि इसको हम बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करें। तो इसलिए एटलीस्ट नो योर नंबर्स, आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड प्रेशर का क्या नंबर है। तो अगर आप रोज अपना ब्लड प्रेशर नहीं नाप सकते हैं, आप पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम आपको साल में या 6 महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर नपाना चाहिए। और आपको एटलीस्ट अपने ब्लड प्रेशर का नंबर पता होना चाहिए, जैसे आपको अपने मोबाइल का नंबर पता होता है, अपने प्रियजनों के मोबाइल का नंबर पता होता है, ऐसे ही आपको अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स का नंबर पता होना चाहिए कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कितना है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर कितना है। और अगर ये जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा है तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें, अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करें और इसको तुरंत सही करें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि आप ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है। तो डॉक्टर साहब, इसी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो वो नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए बीपी का? ज्वाइंट नेशनल कमेटी की जो 7th रिपोर्ट है उसके अनुसार एक सामान्य व्यक्ति का जो औसत ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। प्री हाइपरटेंशन रेंज हम तब कहते हैं जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 से 139 मिलीमीटर ऑफ मरकरी सिस्टोलिक और 80 से 89, 80 to 89 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो प्री हाइपरटेंसिव रेंज में मरीज हाइपरटेंशन का रोगी हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं करता है तो आने वाले 5 वर्षों में 50% से ज़्यादा लोगों के हाइपरटेंसिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चला गया मरकरी का इससे ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या हम कह सकते हैं 140/90 से ज़्यादा है, तो वो हाइपरटेंशन का डायग्नोस्ड केस है। और ऐसे मरीज को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ चिकित्सक से परामर्श कर दवाएं लेने की भी आवश्यकता होती है। तो जो नॉर्मल रीडिंग्स हैं वो 120/80 की हैं, 120/80 और 120 to 139 और 80 to 89 प्री हाइपरटेंशन रेंज और 140/90 से एबव जो है वो हाइपरटेंशन के रोगी, मतलब डायग्नोस्ड हम मानते हैं उनको। ओके, अब अगर हम बात कर रहे हैं प्री हाइपरटेंशन एंड पोस्ट हाइपरटेंशन की, तो यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन उसको हम ब्रेक करके पूछेंगे कि हाइपरटेंशन की स्टार्टिंग, अगर जैसा आपने कहा कि शुरुआती लक्षण नहीं दिखाई देते, तो अगर हम उसकी एकदम प्राइमरी लक्षणों की बात करें तो एकदम शुरुआती लक्षण उसके क्या हो सकते हैं। अब हम उसके मिडिल स्टेज की बात करें तो वो मिडिल स्टेज जब हाइपरटेंशन एकदम अपने बीच के अपने मिडिल स्टेज पे पहुंच गया है तब उसके लक्षण कैसे हो सकते हैं, और फिर एकदम जब लास्ट में पहुंच गया है तब उसके क्या साइड इफेक्ट या एकदम से जो चीज़ें होती हैं तो वो क्या हो सकती हैं, वो जो खतरे हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। वैसे तो मैंने जैसे बताया कि हाइपरटेंशन ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है, लक्षण रहित होता है शुरुआती दौर में, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में अगर किसी व्यक्ति को सिर में दर्द, जैसे बहुत से व्यक्ति बताते हैं कि सुबह बिल्कुल ठीक हैं, दोपहर तक बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो इवनिंग आवर्स में अगर आपको फ्रंटल हेडेक होने लगे, फ्रंटल हेडेक का मतलब जो ये फ्रंटल पोर्शन होता है आगे का पोर्शन, अगर इसमें शाम होने तक दर्द होने लगता है व्यक्ति के लिए, या बहुत ज़्यादा अत्यधिक थकान होने लगती है कि पहले आप बिल्कुल आराम से 1-2 किलोमीटर चल लेते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी, और अब आपको जो है बहुत थोड़ा भी कार्य करने पे आपको थकान महसूस होने लग रही है, या आपकी सांस बहुत जल्दी फूलने लग रही है, तो ये जो है शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। खासतौर से इसमें जो फ्रंटल हेडेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को शाम होते होते या दिनचर्या जो है अपना ऑफिस टाइम खत्म होते होते अगर सिर में दर्द होने की शिकायत है तो उसको एटलीस्ट अपना ब्लड प्रेशर जो है वो जरूर नपाना चाहिए। और अगर बीच की अवस्था की हम बात करें तो बेसिकली हाइपरटेंशन अगर बड़ा रहता है तो हार्ट पे सबसे ज़्यादा असर डालता है। तो हार्ट फेल्योर की वजह से जब कंडीशन आती है तो उसमें हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को चलने फिरने में सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, या फिर बहुत सारे रोगियों में जो है ब्रेन में जब ब्लड वेसल्स में ब्रेन के जो लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो यादाश्त या भूलने की आदत भी हो जाती है कि जो चीज़ पहले उनको याद रहती थी अगर अब बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं तो ये भी हाइपरटेंशन के एक लक्षण हो सकते हैं। और लास्ट अवस्था में ये हाइपरटेंशन बेसिकली कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये अंगों को बिल्कुल बेकार कर देता है। डिफरेंट जो बॉडी के अंग होते हैं, जैसे हार्ट में बिल्कुल फ्रैंक हार्ट अटैक की शिकायत आ जाएगी पेशेंट के लिए, हार्ट फेल्योर की शिकायत आ जाएगी, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं, हाथ पैरों में घाव या अल्सर्स हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल लास्ट की स्टेज में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो डेवलप होते हैं। ओके, सो डॉक्टर साहब, इस हाइपरटेंशन की टेस्टिंग के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप कि अगर इस तरह के कोई लक्षण प्राइमरी स्टेज में या मिड स्टेज में ऐसे कुछ दिखने लगे तो फिर किस तरह की टेस्टिंग सजेस्ट करेंगे? देखिए, एज पर जो डिफरेंट जो हमारी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपकी अवस्था 40 वर्ष से ऊपर है तो आपको साल में कम से कम एक बार अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स जो है ब्लड प्रेशर जरूर नपाना चाहिए। और अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, कि अगर आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, खासतौर से अगर माता पिता आपके हैं, भाई बहन हैं, या फिर नाना नानी हो गए आपके, या मामा या मौसी की साइड हो गए, तो मदर के साइड से और फादर के साइड से जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, अगर उसमें किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको 40 वर्ष की अवस्था होने के बाद जरूर अपने ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए। और दूसरे जो अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, जैसे जेनेटिक्स के अलावा 90% केसेस में एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, मतलब ये जीन से रिलेटेड होता है कि अगर आपके परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको संभावना ज़्यादा रहती है। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो किसी कारणों की वजह से होता है, जैसे अगर किसी को गुर्दा खराब हो गया तो उसमें हाइपरटेंशन की दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन के हो गए, और जो स्टीरॉयड है, एंडोक्राइनल सिस्टम की डिसऑर्डर्स होती हैं बहुत सारी, तो उसके उन केसेस में भी हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। तो अगर उस वजह से हाइपरटेंशन है तो हम उन कारणों की पहचान करें और उससे संबंधित जांचें कराएं तो उसके माध्यम से हम इसको ठीक कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हाइपरटेंशन डायग्नोज हो जाता है तो फिर जो पेशेंट है उसको किन किन चीज़ों से परहेज करना है अब अपनी लाइफ में? देखिए, हाइपरटेंशन अगर कोई किसी पेशेंट को डायग्नोज्ड है, अगर उसका ब्लड प्रेशर जो है 140/90 है, 140/90 से ऊपर जा रहा है ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स, तो वो हाइपरटेंशन का डायग्नोस्ड केस है। उसको इसकी रीडिंग्स को डाउन करना है। अगर डाउन नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसकी बॉडी को हार्म होने जा रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी कम होने जा रही है, नियर फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने जा रहे हैं। अब ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन।
तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है, बेसिकली उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है। हेल्दी लाइफ स्टाइल में अगर मैं कहूँ तो डाइटरी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हेल्दी डाइट लेनी है कि सॉल्ट का इंटेक कम रखना है। ये डिफरेंट सोसाइटीज़ का रिकमेंडेशन है कि 5 ग्राम पर डे। 5 ग्राम पर डे का मतलब जो चाय की चीनी का पत्ती का छोटा वाला चम्मच होता है, 1 चम्मच से ज़्यादा पूरा नमक आपको दिन भर में नहीं लेना है। आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सब का अमाउंट आपकी डाइट में बढ़ाना है। रिफाइंड फ्लोर्स है, जो मैदा है उसको घटाना है। होल ग्रेन जो है, डिफरेंट जो फाइबर रिच ग्रेन्स होते हैं उनको अपनी डाइट में आपके लिए बढ़ाना है। स्मोकिंग आपको डिस्करेज करना है। निकोटीन किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं तो आपको नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा मीठा वगैरह नहीं खाना है जिससे कि आप फर्दर ओबेसिटी के मरीज ना बने। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर आपके लिए स्लीप लेनी है। तो इन सब फैक्टर्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को, अच्छा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सप्ताह में अगर हम बात करें तो 150 मिनट की जो है एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। उसमें एरोबिक्स भी हो सकती है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन और योगा का बहुत ज़्यादा रोल है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और साथ में अपने चिकित्सक या हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलकर इसको ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकेशंस होती हैं, दवाएं होती हैं, उनको भी स्टार्ट करें। तो ब्लड प्रेशर दोनों ही चीज़ों से सही होता है। ये नहीं आप सिर्फ दवा खाएं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करें तो भी आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से आप सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें और दवा ना खाएं तो भी बहुत मुश्किल है ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को कंट्रोल करना। तो ये दोनों का मिला के एफर्ट है एक तरीके से। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब कहते हैं कि कई बार कुछ पेशेंट्स हैं कि दवा से ली मतलब दवा ली और एक बार जो आपका बीपी है वो कंट्रोल में आ गया तो फिर दवा वो छोड़ दी उन्होंने बीच में। तो क्या ये तरीका सही है? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपने जो कॉमन क्लिनिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत देखता हूँ कि मरीज बीपी का हमारे पास बढ़ी हुई ब्लड प्रेशर रीडिंग्स के साथ आया, हमने उसको दवा प्रेस्क्राइब की, हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया। तो जब मरीज को शुरू में ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है, थोड़ा घबराया हुआ होता है, परेशान होता है, तो आपकी एक एक बात को, सलाह को बहुत पूरा अक्षरशः जैसे आप बोलते हो बर्ड टू बर्ड जो उसको फॉलो करता है आने वाले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। और जैसे उसकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग नॉर्मल आई, उसको अच्छा फील होने लगा, तो फिर सबसे पहले उसका दिमाग इसी पे जाता है कि किस तरीके से मैं अपनी दवा छोड़ूं। तो वो अपनी दवा जो है बिना चिकित्सक के परामर्श के बंद कर देता है। और जब दवा बंद करता है तो मेडिसिन का इफेक्ट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रहता है। 4-5 दिन बाद उसका बीपी जो है, कोई स्ट्रेस उसकी लाइफ में आया तो बहुत सडन शूटअप करता है। तो अभी तक जो बीपी की रीडिंग्स 120, 130 थी, अब वो दवा के खत्म, दवा स्टॉप करने की वजह से वो अनइनहिबिटेड होकर एक जो 180, 190 तक सडनली पहुंचती है, जिसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं। और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बहुत खतरनाक है। ये सीधे ब्रेन हेमरेज कर सकती है, हार्ट अटैक कर सकती है, हार्ट फेल कर सकती है। तो मेरी हर रोगी से ये सलाह है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी हो गया है तो भी आप अपने हृदय रोग विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक के बिना परामर्श के अपनी दवाएं ना छोड़ें, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग नॉर्मल आ गई हैं तो ये हो जाएगा कि आपको दवा की डोज कम कर देगा चिकित्सक अपने विवेकानुसार, या दवाओं की मात्राएं कम कर देगा, संख्या कम कर देगा, या आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में और इनकरेज करेगा कि भाई आप दवा ना भी खाएं लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को बहुत अच्छे से करें। तो उसकी परामर्श के अनुसार ही चलिए। स्वयं डॉक्टर बनने की या चिकित्सक बनने की कोशिश जो है वो कृपया ना करें, नहीं वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होगी। इट मीन्स डॉक्टर साहब ये मान के चलें कि जो हाइपरटेंशन है अगर एक बार हो गया तो फिर वो पूरी तरह से ठीक नहीं होना, कम हो सकता है, लेकिन उसकी जो दवा है अब वो लाइफ लॉन्ग पूरी खानी है। ज़्यादातर केसेस में, सब केसेस में, मैं 100% केसेस में तो ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 60 से 70% केसेस में ऐसा ये माना जाता है, क्योंकि जेनेटिकली ड्रिवन होता है, ये जीन्स के ड्रिवन होता है। और बहुत सारे मरीज इतना स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल कंट्रोल कर भी नहीं पाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो अगर एक बार आपको हाइपरटेंशन की दवा शुरू हो गई तो चाहे डोज कम हो जाए या दवाओं की संख्या कम हो जाए, लेकिन आपको जीवन भर लाइफ लॉन्ग ये दवाएं लेनी पड़ती हैं। कुछ शुरुआती अवस्था में जरूर ऐसा होता है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया और ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स कंटिन्यूसली बहुत अच्छी आ रही हैं, आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत खा रहे हैं, नमक का अमाउंट भी आपने कम कर दिया है, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप ले रहे हैं, आपने अपनी लाइफ को कम स्ट्रेसफुल बना लिया है, योगा मेडिटेशन रेगुलरली कर रहे हैं, तो बहुत कम परसेंटेज में ऐसा होता है कि अगर मरीज स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल कंट्रोल कर रहा है तो
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग कंट्रोल रहती हैं और दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में दवाएं एक बार शुरू हो गई तो वो लाइफ लॉन्ग चलती ही हैं हाइपरटेंशन में। तो डॉक्टर साहब, अब हम कुछ मिथ्स पे बात करेंगे। जैसे कहा जाता है कि जो हाइपरटेंशन की जो डिजीज़ है ये महिलाओं में ज़्यादा होती है, तो क्या ऐसा है? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। जो साइंटिफिक एविडेंसेज है हमारे पास या जो लिटरेचर जो है या जो डिफरेंट पेपर्स हैं, तो हाइपरटेंशन होने की संभावना महिलाओं और पुरुषों में दोनों में एक समान होती है। हाँ, 40 वर्ष की अवस्था से पहले महिलाओं में इवन हाइपरटेंशन की संभावना कम होती है, क्योंकि उनमें जो जिसको हम कहते हैं कि जब तक मेंस्ट्रुएशन होता है तब तक जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है, और वो हार्मोन महिलाओं को डिफरेंट हार्ट की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर की बीमारियों से प्रिवेंट करता है। और एक बार मीनोपॉज जब हो जाता है 40 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद ऑलमोस्ट सेम इंसिडेंस या सेम प्रिवेलेंस हो जाता है महिलाओं और पुरुषों में हाइपरटेंशन होने का। बेसिकली ये एज से रिलेटेड है। तो 40 वर्ष की अवस्था के बाद महिलाएं या पुरुष जो हैं वो दोनों इक्वल तरीके से अफेक्टेड होने के उनके चांस होते हैं हाइपरटेंशन की बीमारी से, अगर उनके जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो। ओके, सो डॉक्टर साहब, सेकंड थिंग कि कहते हैं कि अगर आप नमक नहीं लेते हैं या नमक बहुत कम लेते हैं तो फिर आपको कभी हाइपरटेंशन नहीं हो सकता, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा भी, ये भी एक तरीके का बिल्कुल मिथ है। देखिए, सॉल्ट और सोडियम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं वो सोडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो नमक का सेवन ना करना या बिल्कुल नमक अपनी डाइट से हटा देना, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। हाँ, लिमिटेड इंटेक करना है, आपको सीमित अमाउंट में नमक का इंटेक करना है। तो वो सीमित अमाउंट कितना होना चाहिए? 5 ग्राम पर डे। 5 ग्राम से ज़्यादा जो है आपको कॉमन सॉल्ट अपनी डाइट में नहीं लेना है। ये बहुत मिथ होता है। कई बार पेशेंट डायग्नोज्ड होते हैं हाइपरटेंशन से, अगली बार जब आते हैं तो हम कहते हैं आप नमक कम खा रहे हैं, कहते हैं साहब हमने तो नमक बिल्कुल छोड़ दिया है, हम बिल्कुल फीका खाना खा रहे हैं। तो वो भी नुकसानदेह। आपको बिल्कुल फीका नहीं खाना है। आपको परहेज का मतलब होता है लिमिटेड इंटेक, एक सीमित मात्रा में इंटेक। तो वो सीमित मात्रा में इंटेक करना है, आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है उसके लिए, क्योंकि बिल्कुल छोड़ देंगे तो उसके भी अपने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, नकारात्मक प्रभाव है शरीर पर। माय लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब कि एक और मिथ ऐसा ही सुनने में आता है कि नारियल पानी अगर आप पीते हैं तो हाइपरटेंशन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इज इट सो? देखिए, लॉन्ग टर्म में ये माना जाता है, क्योंकि नारियल पानी या कोकोनट वाटर इट इज़ रिच इन पोटेशियम, इसमें पोटेशियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं या शोध है या जो मेडिटेरियन डाइट है उसमें ये कहा गया है, जो हेल्दी डाइट जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आपकी डाइट में सोडियम का इंटेक कम है और पोटेशियम का इंटेक ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन होने की संभावनाएं आपके लिए कम रहती हैं, या हाइपरटेंशन अचानक बढ़ने की संभावनाएं कम रहती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी हाइपरटेंशन से जुड़ी इतनी सारी इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।